Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So I am here with you all guys today to start up with the chapter first of science class 10. Name, chemical reactions and equations. Basically ये chapter chemistry का है, okay, understood? So now let's start with it. First of all, I have written here some topics which is included in this chapter and which we have to study. So first topic is chemical equation. Number second, balanced chemical equation, types of chemical reactions, in which basically 4 types of chemical reactions are there. Number first, combination. Number second, decomposition. Number third, displacement reaction. And number 4, double displacement reaction. Okay, so we have to read in detail these all 4 types of chemical reactions. And some 2 extra reactions are also given, but only the names are included in this, not the full description or detail is provided in your book. Number 1 is precipitation and number 2 is neutralization reaction. Number 4 topic is oxidation and reduction, and number 5th corrosion and rancidity. Okay, so these all topics we have to study in this chapter. I hope you all understood. Okay, now let's begin our chapter. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन. तो हमें इसमें क्या करना है, सिचुएशन जो हम डेली लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती है हमारे साथ में, उनको सोचना है कि ऐसा क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, कि ऐसा करने पर कब और क्या होता है. फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. जो मिल्क है उसको हम गर्मियों में अगर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, अगर उसको लीव कर दें, तो ये एक तरह का किस तरीके का चेंज है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. ओके, एन आयरन तवा ऑब्लिक पैन ऑब्लिक नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, it is also a type of chemical change. Food is cooked, food get digested in our body and we respire. These all are types of chemical change. Chemical change and physical change you have already read in previous classes, so I don't need to explain you, but only in short, chemical change means where new substance are formed. This is a type of chemical change. So all these are type of a chemical changes. Okay, understood? चलो तो हम आगे चलते हैं. And all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो इन सब सिचुएशन में जो हमने ऊपर देखी है, इनमें क्या हुआ, उनका नेचर एंड देयर आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस. इनिशियली हमने जो सब्सटेंस लिया था प्रीवियसली, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ. तो मैंने अभी यही बताया था आपको कि केमिकल चेंज में क्या होगा, कोई भी चेंज हो और वहाँ पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो, देयर इज ऑल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल चेंज. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, ये भी मैंने अभी बताया था, फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नाउ अंडरलाइन दिस, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जब कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है. ओके, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन. तो अब तुम सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं. ओके, सो वी विल रीड फर्दर. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन. तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ओके, सो आई हैव रिटन हियर इनसाइड दैट when a new compound was formed and their characteristic totally change when a chemical reaction occur. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी कोई भी न्यू कंपाउंड बोले तो कोई भी नया जब सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, तो एक बार फिर से देखिए मैंने क्या लिखा है, when a new compound was formed and their characteristic totally change when a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो नया कंपाउंड है वो फॉर्म होता है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, वो टोटली चेंज हो जाती हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन. ओके, तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है.
दिस एक्टिविटी नीड्स, ये कॉशन बताया गया है, प्रिकॉशन विच वी हैव टू टेक, मीन जो सेफ्टी है उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें टीचर की गाइडेंस में ही इसे करना है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे क्लीन अप करना है 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग तक उसको आपको क्लीन करना है। किसकी हेल्प से? सैंड पेपर। सैंड पेपर सबको पता होगा, हिंदी में हम उसे रेजमाल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, इसको आपको टंग्स की हेल्प से, ये पिक्चर में दिखा रखा है, इसकी हेल्प से आपको इसको पकड़ना है, इसको होल्ड करना है। ओके, अंडरस्टूड। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, यू हैव टू बर्न इट विद अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर, ओके, विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। एंड कलेक्ट द ऐश, ऐश किसे बोलते हैं? राख, ठीक है, उसको आपको कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में, शोन एज इन फिगर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, आपको जब ये बर्न होगा तो इसको आपको अपनी आँखों को इससे दूर रखना है जितना आप पॉसिबल हो सके। ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम अगले पेज पे देखते हैं। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू मस्ट हैव अंडरलाइन दिस दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम, कैसी फ्लेम निकलती है उसमें से? वाइटिश कलर में। ओके, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और वो किस में चेंज हो जाती है? वाइट पाउडरिश कलर में। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब ये जो पाउडर फॉर्म हुआ है, कब फॉर्म हुआ? जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो उसको बर्न करने पे जो ये पाउडरिश फॉर्म हुआ है, इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अंडरस्टूड। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. How it is formed? It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. All of you know what is the formula of magnesium. I have written here also. Magnesium is Mg, capital M and small g, and oxygen is O2. Okay, so it will form. These two are reactant. We will further read what these are two called. These two are reactant and this one is product. So product formed is MgO, magnesium oxide, which is white powder. Okay, hope you all understood this till here. Okay, let's move on. Now in activity 1.2, what it is given that take lead nitrate. What is the formula of lead nitrate? I have written here the formula of lead nitrate is PbNO3 whole twice, okay, in a test tube. Okay, this is lead nitrate. And potassium iodide is Ki, okay, Ki. So solution to this, so these two are reactant. I have written here with a plus sign. What do you observe? What we will observe that it is of positive charge Pb and NO3 2 is of negative charge. So wait, I will do in paper, then I'll explain you all. Pb NO3 whole twice plus Ki. So we have to tell that what do you observe. So what we will observe that this is a plus arrow, this is of positive charge and this is of negative. Here also this is of positive charge and this is of negative. So you have to keep in mind that this positive charge always reacts with this negative charge. Okay, this positive will react with this negative and this positive will react with this negative. Okay, so what will be the products form? KNO3. Okay, why KNO3 not whole twice? Because of NO3 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? -1. ठीक है, एक बार रुको, मैं आपको ये फॉर्मूला बना के दिखा देती हूँ. वेट अ मिनट. सो नाउ लेट्स सी. ये मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा. ओके, एंड दिस पॉजिटिव विल अटैच टू दिस नेगेटिव. ओके, तो अब हमें देखना है, तो PbI प्लस KNO3. अब देखो आप यहाँ पे
पीबी की वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ पीबी इज़ +2 एंड वैलेंसी ऑफ आई इज़ -1। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम फॉर्मूले बनाते हैं केमिकल फॉर्मूले, तो वी हैव टू इंटर क्रॉस, ओके, वी हैव टू क्रॉस इट। सो पी बी -1, तो -1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड आई, तो आई का क्या हो जाएगा 2, सो आई हैव टू कीप हियर 2, ओके। एंड हियर KNO3, वाई? बिकॉज KNO3, के पोटेशियम, ओके, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 एंड नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है -1। सो इफ वी विल क्रॉस दैम, सो KNO3, ओके, सो दिस इज PbI2 एंड दिस इज KNO3। तो ये किससे बना? जब हमने इन दो रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाई, ठीक है, देन वी विल गेट PbI2 and KNO3. This is lead nitrate and this is potassium iodide, and here what have formed? What we have formed? Lead iodide and potassium nitrate. Okay, understood? So one thing remember, यहाँ पे ये जो बना है, ये क्या बना है? PPT। क्या बना है? PPT, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो मैंने आपको भी बताया था, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस टिल हियर ओनली दैट दिस वन फॉर्म्ड इज PPT and this PPT is of yellowish color. Which color? Yellow color, okay. This PPT formed is of yellow color. Understood? Yellow color. Okay, so in activity 1.2 it is given that the potassium, okay, understood all of you, lead nitrate and potassium iodide. Now we will move on to activity 1.3. okay, so see here, take a few zinc granules in a conical flask or a test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this figure 1.2. In this activity what has given that you have to take zinc granule. Zinc granule means Zn, and you have to react it with dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid का formula dilute HCl. Dilute means some amount of water is added, okay. Concentrate means purely. Dilute HCl and we have to react it. So what it will form? Again, this is only positive charge, this is positive, and this is, so this zinc react with this chlorine. So what it will form? ZnCl2 plus hydrogen gas is released here, this hydrogen. Why Cl2? Because you know zinc have valency +2 and chlorine have valency -1. So we will cross it and it will form ZnCl2. okay, so ZnCl2 plus hydrogen gas. So here is the evolution of hydrogen. Okay, understood? So in activity 1.3 this is given that this in activity, here you can see in the picture that hydrogen gas is releasing. okay, understood. चलो हम आगे चलते हैं। तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, हमने कितनी एक्टिविटी पढ़ी अभी तक? एक्टिविटी 1.1, 1.2 and 1.3. So from these 3 activities you can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. तो इन एक्टिविटीज़ से हम ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो कैसे पता चल? फर्स्ट इन चेंज इन स्टेट। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन कलर. दिस इज द सेकेंड आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन. अगर इन चारों में से चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टाइम,
अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन या कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर शो होती है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन place. Okay, in activity 1.2 we have seen that there is a change in color, means that PPT is formed is of yellowish color. Okay, evolution of gas you have seen in activity 1.3 that hydrogen gas is evolving. Okay, so as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place. तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास में होती रहती हैं. So now we will study the various type of chemical reaction and the symbolic representation. तो अब उनका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. सो नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर, प्रोसीड फर्दर. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन. मैंने आपको लिखवाया था टॉपिक्स में, उसमें मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताया था केमिकल इक्वेशन. तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है. व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन. ओके, Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen. तो हमने यही देखा एक्टिविटी 1.1 में कि जब मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन. तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. किस में कन्वर्ट हो गया था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म. अगर हम इसको ऐसे बोले सेंटेंस में तो ये बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्ग हो जाता है ना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड टू एक्सप्लेन ऑल्सो. ओके, सो वी हैव टू यूज सम शॉर्ट ट्रिक्स. ओके, शॉर्ट मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन. सो नाउ वी विल स्टडी इट वन बाय वन. So it can be written in a shorter form. तो हम इसको shorter form में लिखेंगे. The simplest way to do this is to write it in a form of word equation. किसकी फॉर्म में लिखेंगे, word equation की फॉर्म में, जो मैंने आपको अभी explain किया था. Okay, this is a type of word equation only. This is a word equation. Okay, you can note it down here also. Word equation. I have written in short equation. Okay, so this is a word equation. Okay, now the word equation for this above reaction could be magnesium plus oxygen. These two are reactant, I have already told you, and it will form magnesium oxide, which is product. Though the substances that undergo chemical change in the reaction 1.1 magnesium. तो जो केमिकल सब्सटेंस या जो केमिकल चेंज क्या हुआ यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे वो क्या थे, रिएक्टेंट किस में गए, केमिकल चेंज में अंडर हो गए. मीन्स उनमें कुछ चेंजेस हुआ, चेंज होके उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट. तो रिएक्शन के टाइम पे जब इन दो रिएक्टेंट को हमने रिएक्ट करवाया, व्हेन दीज टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अंडरस्टूड. तो अब तक का जो फंडा था वो सिर्फ यही था कि केमिकल चेंज, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल चेंज क्या होता है. जब भी हम किसी भी चीज़ की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. तो अब तक का फंडा सिर्फ इतना सा था कि केमिकल रिएक्शन कब होती है और क्या क्या उसके आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम पता लगाएं कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. तो हमने 4 पॉइंट देखे थे. कौन कौन से, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो इनमें से अगर कोई भी एक होती है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ओके, now a word equation shows change of reactant to product through an arrow placed. तो देखो जब भी कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो बीच में एक एरो शो होगा. वाई एरो, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हमेशा याद रखना रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा कौन सी साइड में लिखे जाएंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द विद द प्लस साइन. तो मैंने ये प्लस साइन लगाया था. तो जब भी एक या एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं तो हम हमेशा किसका साइन लगाएंगे, वी विल ऑलवेज पुट पॉजिटिव या प्लस साइन. ओके,
सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट साइड, प्रोडक्ट्स कहाँ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड में विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। ओके, नॉर्मल सी बात है। द एरो हेड पॉइंट, ये जो एरो हेड पॉइंट ये क्या शो करता है कि जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हुई है या LHS से RHS की तरफ हुई है। ठीक है, तो इस एरो हेडेड से ये पता लगता है कि ये दोनों ने रिएक्ट करके ये बनाया है। ठीक है, ना कि इसने रिएक्ट करके, ये तो अकेला है, क्या रिएक्ट करे किसके साथ, तो इन दोनों ने रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। ओके, सो दिस एरो हेडेड साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चले आगे फिर। ओके, नाउ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट डाउन करेंगे, तो हम देखते हैं। तो देखो क्या होता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज़ देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या कोई शॉर्टर वे है या फिर शॉर्ट फॉर्म है या तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, मीन्स मोर छोटी या ज़्यादा और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा और अट्रैक्टिव और अच्छे से यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम उसको केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ, अगर हम उसको केमिकल फार्मूला में लिखते हैं वर्ड्स की वजह। जैसे हमने मैग्नीशियम लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर एरो लगाया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उस फॉर्मूले की बजाय, वर्ड्स की बजाय अगर हम उसको फॉर्मूले में राइट डाउन करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। Chemical equation represents a chemical reaction, nothing else, only the representation of a chemical equation is chemical reaction is chemical equation। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि टीचर ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है। नथिंग एल्स, ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसकी फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में, सिर्फ उसे ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, चलें आगे। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जो अबव वर्ड इक्वेशन है उसको हमने ऐसे लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था। चलो, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम। तो अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इक्वेशन को। वाई, हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ रखा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो यही बोलता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जो मास रिएक्टेंट साइड में था उतना ही मास किस साइड में होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced. तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर इक्वेशन, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर सेम है तो इट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और अगर नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड, तो मास सेम नहीं है तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मीन्स अनबैलेंस्ड। ओके, इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो ये जो इक्वेशन है कैसी है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं, देखो इधर ये है मैग्नीशियम एंड दिस वन इज ऑक्सीजन एंड इट इज़ फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नाउ लेट्स सी हियर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं हम उनको बोले कितने हैं यहाँ पे, 2, एंड इन प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम इज़ 1। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ओके, बट ऑक्सीजन इज़ नॉट बैलेंस बिकॉज इट इज़ 1। सो ऑक्सीजन इज़ नॉट बैलेंस, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो वी विल ऑल्सो पुट हियर 2। ओके, अब इधर 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बट मैग्नीशियम इज़ नॉट बैलेंस बिकॉज इट इज़ हियर 2 एंड दिस इज़ 1। सो वी विल पुट हियर ऑल्सो 2. Now you can see that the equation is balanced. Now the equation is balanced. Okay. Now, very good. चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैंने अभी बताया था आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं 9th में, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट, जो टोटल मास एलिमेंट का किस में, प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में,
दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट and has to be equal to the total mass of element present in the reactant side। अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर, केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन से बाद में क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए या सेम नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो वर्ड इक्वेशन, अब देखो वर्ड इक्वेशन जो थी एक्टिविटी 1 क्या थी वो, कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम रिएक्ट करते हैं, हमने डाइल्यूट HCl के साथ तो लिख ली थी, अब यहाँ देखते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या बना लेगा, सिर्फ ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही बता रखा है इसने कि ZnH2SO4 जो होता है वो रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब इसमें देखो आप कि ये दोनों बैलेंस है क्या, इधर देखो ये Zn है, ये H2SO4 है, सॉरी, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब इधर देखो जिंक, ये जिंक बैलेंस है, इधर देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2, ये भी बैलेंस है, सल्फ़र 1 है, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो, तो ये इसने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि जिंक 1 है दोनों साइड में, हाइड्रोजन 2 है दोनों साइड, बोथ साइड, एंड सल्फर 1 बोथ साइड, एंड ऑक्सीजन 4 बोथ साइड। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब हम ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए किसको, Fe प्लस H2O को, जो बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, वी विल ट्राई। चलो, अब आपको ध्यान से केयरफुली एक एक स्टेप को क्लियरली समझना है। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगी। ओके, अंडरस्टूड। चलो, आई होप यू आर ऑल लाइकिंग माई वीडियो। चलो, स्टेप फर्स्ट, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्म। पहले क्या करना है, आपको बॉक्सेस बना लेने हैं हर फॉर्मूले के आगे। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स में से आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, वाइल बैलेंसिंग इक्वेशन जब बैलेंस करनी, जैसे यहाँ पे मान लो H2 है तो आपने इसको यहाँ H4 बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ये H2O ही रहेगा। ओके, हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं, उससे हम फिर बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेप फर्स्ट था, सिंपल सा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, स्टेप सेकंड देखो, फिर आपको क्या करना है, इनके जो एटम्स की जो अलग अलग के एलिमेंट्स के जो भी नंबर हैं उनको आपको राइट डाउन करना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे ये क्या है इतना। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, तो आप ऐसे राइट डाउन कर लोगे तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो, ये स्टेप सेकंड था, आया सबको समझ में। अब चलते हैं हम स्टेप थर्ड की ओर। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्या कहा इसने कि कन्वीनियंट होगा, कन्वीनियंट मीन्स ईजी रहेगा, किस लिए, ताकि हम बैलेंस करें कंपाउंड को जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। ओके, जैसे एग्जांपल इधर देखो, ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करें तो हमारे लिए ईजी रहेगा। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट, तो हमने किसको सेलेक्ट किया पहले, इसको, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर सबसे ज़्यादा इसमें है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। एंड द एलिमेंट, और इसमें भी हमने कौन से एलिमेंट को किया, ऑक्सीजन को, नॉट आयरन, बिकॉज आयरन हैज़ 3 एंड ऑक्सीजन हैज़ 4 नंबर ऑफ एटम्स। ओके, देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन RHS एंड ओनली 1 ऑन दैन। तो LHS साइड में देखो ओनली 1 है, RHS साइड में कितने हैं, 4। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करें, तो हमें इसको भी 4 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको 4 बनाने के लिए हम इसके आगे 4 प्लेस कर देंगे। ओके, तो इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को, तो हम ऑक्सीजन इधर 4 है, तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, 4। ठीक है, यहाँ तक स्टेप 3 सबको क्लियर है। चलो, हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि स्टेप 4 है। FeNH एटम, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन आयरन
और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अभी बैलेंस नहीं है। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक को पिक करेंगे। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को पिक आउट किया जो कि अभी पार्शियली बैलेंस्ड है। ओके, अब देखो कैसे पार्शियली बैलेंस्ड है। इधर कितने हो गए 4 × 2 कितने हो गए 8, 4 × 2 = 8 और इधर कितने हैं ओनली 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए तो हमें इधर इसको क्या करना है 8 करना है। तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर 8 करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 4 लगा दिया इसके आगे। तो ये कितना हो गया 4 × 2 = 8 और ये भी 4 × 2 = 8। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब बारी आती है आयरन की। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए अभी हमें देखो क्या करेंगे। अब हम लेंगे स्टेप 5, उसमें हमें क्या करना है एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट। तो अभी थर्ड एलिमेंट कौन सा बचा है आयरन, जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। तो इनिशियली आयरन LHS साइड में कितना है 1 है और RHS साइड में 3। तो अब हमें क्या करना है इस LHS साइड में 3 पुट कर देना है ताकि RHS और LHS दोनों बैलेंस हो जाए। तो फाइनली अब 6 स्टेप क्या कहता है कि अब हमें इसको पूरी तरीके से चेकआउट करना है और इसको राइट डाउन कर लेना है जो कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब देखो इधर 3 आयरन बैलेंस्ड, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 है इधर भी 4। तो अब कम्प्लीटली हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक। ये हैं स्टेप्स 1 by 1। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में हमें एलिमेंट्स के चारों तरफ एक बॉक्स बनाना था। सेकंड स्टेप में हमें उस एलिमेंट को लेना है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। फिर एक एक करके हमें सबको बैलेंस करना है और फिर हमें फाइनली पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और चेक करना है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, कोई रह तो नहीं गया। ओके, तो ये होता है हिट एंड ट्रायल, मतलब हिट कोई ना कोई तुक्के लगा के अपन वर्ड्स को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बच गया स्टेप 7। अब हमें उनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। फिजिकल स्टेट में जैसे कि हमें पता है बेसिकली 4 टाइप की फिजिकल स्टेट होती है। एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, 1 इज़ गैस एंड लास्ट 1 इज़ एक्वस। ओके, so solid we will denote with small s, liquid with small l, gas with small g and aqueous with small a q। ओके, तो अब हम इनकी एक एक की फिजिकल स्टेट लिखेंगे कि ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो केयरफुल एग्जामिन, ये सब कोई आपके लिए इतना काम का नहीं है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला के साथ साथ में हमें उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है ताकि हम उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें। ओके, द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट। तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्मॉल g, स्मॉल l, स्मॉल aq एंड स्मॉल s। वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर लो ताकि आप भूलो ना, और कि जो वर्ड एक्वस होता है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्यूशन, कि अगर वो पानी में मिक्सअप है तो हम उसको बोलेंगे एक्वस। ओके, सो दिस आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म, दिस वाटर है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में, गैशियस फॉर्म। जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो ये सॉलिड बन गया और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में रह गई। ओके, अब नाउ नोट दैट द सिंबल इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे गैशियस फॉर्म मतलब स्टीम, भाप के रूप में इसको यहाँ पे काम में लिया है इस वाटर को। ओके, नाउ कभी कभी ऐसी वर्ड सुना होगा आपने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वर्ड क्या होता है एक्चुअली में, उसको हम देखते हैं। कैटलिस्ट वर्ड होता है जो कि रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है
उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। यहाँ पे लिखा रहता है जैसे इतना एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या है, प्रेशर, कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये इक्वेशन हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में तो ये क्या बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल बना लेता है किसके, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 12H2O से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेता है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करता है और प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ तक सबका कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज़ आई विल नॉट शेयर। ओके, अगर आपको शेयर करवाने हैं मुझसे, अगर आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट टॉपिक था हमारा केमिकल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में हमने किस तरीके से बैलेंस करना सीखा कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन कौन सी टाइप हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, नंबर सेकंड डीकम्पोजिशन, नंबर थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, तो हम वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, कि एटम्स जो होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट वो नहीं चेंज होते, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, ना ही वो एटम डिसअपियर मतलब गायब हो जाते हैं उस मिक्सचर में से, या अपीयर हो जाते हैं कहीं और से। मतलब जो रिएक्शन या जो रिएक्टेंट हमने लिए उन्हीं में कुछ ना कुछ चेंजेस होके वो प्रोडक्ट में बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा नया एक प्रोडक्ट या नया रिएक्टेंट कहीं और से आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ। तो एक्चुअल में अगर केमिकल रिएक्शन की हम डेफिनेशन दें तो क्या बोल सकते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होना और मेकिंग होना, किनका, बॉन्ड्स का बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यूज। अंडरलाइन कर लेना इसको कि रिएक्शन जो होती है उसमें या तो ब्रेकिंग डाउन होते हैं या मेकिंग, कुछ चीज़ टूटेगी तभी तो कुछ चीज़ में न्यू सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग और मेकिंग होते रहते हैं एटम्स के बीच में और क्या बना लेते हैं, न्यू सब्सटेंसेस। ओके, so you will study about the type of bond formed between the atoms in chapter 3. आगे फर्दर आप चैप्टर्स में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे कि जो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं फॉर्म होते हैं एटम्स के बीच में, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब हमारी फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.4। इस एक्टिविटी में देखो क्या दे रखा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, किसी को याद नहीं हो तो साइड में लिख लेना, CaO। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और क्विक लाइम, ठीक है, तो इसका अदर नेम क्या है, क्विक लाइम। इन अ बीकर, आपने एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है, स्लोली ऐड, धीरे धीरे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर मीन्स H2। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो देखो क्या होता है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं और अगर हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसमें, वाटर के साथ में, तो क्या होगा, टच द बीकर एज शोन। तो अब आप देखो एक बार कि अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने पे देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, लेट्स सी CaO।
CaO प्लस H2O। ये कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और H2O किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ओके, अब ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट में, CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम, स्लेक्ट लाइन, SLAKED स्लेक्ट, LIME लाइन, स्लेक्ट लाइन। तो ये क्या बना लेगा, स्लेक्ट लाइन। या अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये बना लेगा ये, और साथ में थोड़ी सी क्या निकलेगी यहाँ पे, हीट। हीट को हम सिंबल ट्रायंगल शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, हीट को। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में, ये हमें मिलेगा एक्वस स्टेट में। इन विच स्टेट, एक्वस स्टेट। ओके, तो ये क्या होगा, टच द बीकर। तो अब आप बीकर को जब टच करोगे तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में चेंज शो होगा आपको, यस, टेम्परेचर में चेंज शो होगा। क्या निकलेगी यहाँ पे, बहुत सारी अमाउंट में हीट निकलेगी बाहर, इसीलिए मैंने इसको सिंबल से शो किया है हीट। तो यहाँ से क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा और स्लेक्ट लाइन बना लेगा, जो मैंने अभी आपको बताया, CaOH का होल ट्वाइस जो एक्वस में, और हीट को हम ट्रायंगल शेप से भी शो कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है और वाटर है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, दीज टू आर रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। तो अब देखो कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। क्या कंबाइन, दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे मतलब एडअप होंगे या जुड़ेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, किससे, दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, दिस इज़ ओनली नोन एज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से अगर तुम इजीली याद रख सकते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। ओके, कॉम्बिनेशन मीनिंग कंबाइन। तो ये कंबाइन होंगे, ठीक है, जब जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, और क्या, किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का। तो इसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स कंबाइन होना। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं फिर हम। सो नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन 1.13, किसका प्रोडक्शन हुआ था, स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। किसके काम आती है, वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब जब हम कली करवाते हैं ना घरों को, उसे। तो कैल्शियम अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो एक छोटा सा डिफरेंस आप सब में याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अंडरस्टूड। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में ये फॉर्म होता है, और वाइट वॉशिंग करने के बाद में, और एक शाइनी फिनिशिंग देता है किसको, वॉल्स को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, जो मार्बल या लाइमस्टोन जो होते हैं उनका फार्मूला भी यही होता है, CaCO3। ओके, ठीक है, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट रिवॉल्व होती है, इसीलिए उनको हम प्लास्टिक के या उस टम्बलर में या वेसल्स में अब इनको प्रिपेयर करते हैं। कली को अगर आपने देखा हो, कभी भी कांच के बर्तनों में या फिर जो भी कांच के जो भी वेसल्स होते हैं उसमें नहीं, क्योंकि उसका फटने का या टूटने का रिस्क रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, चलो अब हम कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाएं तो देखो सब कॉम्बिनेशन कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट, तो यही होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, ये वही बात है सेम। चलो
अब आप देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, हीट क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है, ठीक है, हीट क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज्ड हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, मतलब प्रोडक्ट तो बन ही रहा है लेकिन उसके साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एक्सो को अगर हम हिंदी में देखें, अगर हम उसको समझें तो मतलब एक्सो बाहर निकलना, ठीक है, किसी भी चीज़ का बाहर निकलना, तो हीट का यहाँ बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। व्हाट इज़ नेचुरल गैस, मीथेन, ठीक है, मीथेन व्हेन बर्न्स विद, व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, so it will form carbon dioxide and water. This is an example of exothermic reaction. Now one question very important, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, very important, that do you know that respiration in the exotherm, कि जो हम रेस्पिरेशन, रेस्पायर करते, जो हम सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। वाई एक्सोथर्मिक, नाउ लेट्स सी, अंडरलाइन इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ, हमें पता है हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरत है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, जो हम फूड ईट करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वहाँ से वो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन, फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। हमने यही देखा था, कोई भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना और मेकिंग होना बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म, तो ये कार्बोहाइड्रेट, these are broken down, okay, into smaller parts, into simpler substances and form glucose, and this glucose combines with oxygen, this glucose will combine with oxygen and forms carbon dioxide, water plus energy. So oxygen in our cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, ठीक है, जो हम आगे चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट डाउन एंड लर्न इट ऑल्सो केयरफुल। नाउ नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो वेजिटेबल जो मैटर होता है वो जो जब कंपोस्ट में चेंज होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल। Okay, now identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is giving out with the formation of, तो 1.1 में हमने क्या देखी थी, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, अंडरस्टूड। चलो, नाउ नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Now in activity 1.5 what it is given, take about 2 gram ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Ferrous sulfate crystals means, what is the formula of ferrous sulfate crystals, it is FeSO4. Now let's see here, it is given that ferrous sulfate crystal FeSO4, ठीक है। Now let's move on. Heat the boiling tube over the flame of a burner or a spirit lamp as shown in figure 1.4, ठीक है, इसको इस तरीके से बर्न अप, हीट अप करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, इसको हीट करने के बाद में आपको कलर नोट डाउन करना है, कलर को ऑब्जर्व करना है। अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डीकम्पोज, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज होना, डीकम्पोज होने का मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। डीकम्पोज को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन, दूसरी लैंग्वेज में हम बोले ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। डीकम्पोज होने के लिए जैसे हम बोलते हैं ना, डीकम्पोज हो गई है, तो इसका मतलब ब्रेक डाउन होना। ओके, सो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, अच्छा, फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं इसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर, कैसा, व्हाट कलर, ग्रीन कलर हैज़ चेंज। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, ओडोर मीन्स स्मेल, ओके, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये जो सल्फर यहाँ पे बर्न हो रहा था, ये जो सल्फर था
ये जब बर्न हुआ है तो इसका जो ओडोर जो स्मेल है वो भी चेंज हो गया और जो कलर है वो भी चेंज हो गया इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन का। सो FeSO4 जब हम इसको हीट दे रहे हैं, यहाँ से हीट ही दिया हमने और है ना, इस एक्टिविटी में हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ से हीट प्रोवाइड करने पे इसने किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक एंड फेरस में दो डिफरेंस है। एक तो होता है फेरस, आयरन की बेसिकली 2 वैलेंसीज होती है, +2 एंड +3। +2 तो होती है फेरस एंड +3 होती है फेरिक। तो इसमें आयरन की कौन सी वैलेंसी है, +3, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फेरिक। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2। SO2 भी एक तरह की गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 भी एक गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो अंडरलाइन कर लेना कि जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट था, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ओके, तो वही उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 7H2, ये क्या हाइड्रेटेड फॉर्म में है कि 7H2। ओके, लूज वाटर, ये वाटर को लूज़ करेगा जब हम उसको हीट करेंगे, एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो चेंजेस, और कलर जो है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाएगा। इट देन डीकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। फिर ये किस में डीकम्पोज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड किस फॉर्म में था, सॉलिड में, वाइल SO2 और SO3 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसेस में। ओके, इसी तरीके से हमने जब हमने डीकम्पोजिशन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस। ये कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, जो लाइमस्टोन बनाने में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, अभी हमने देखा था, और इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। स्लेट लाइम किसको बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक और लाइम, क्विक लाइम और लाइम। इट इज़ मैनी यूजेस। एक तो यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करने में ये काम आती है सब। तो ये किसका एग्जाम्पल है, याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हम उसे कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, सो इट इज़ नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपके क्वेश्चन आ जाएगा, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, थर्मल डीकम्पोजिशन, या हीट की प्रेजेंस में। जब हम हीट की प्रेजेंस में किसी को भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ना चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 1.6। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आया था एक्टिविटी 1.2 में। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। सो PbNO3 होल ट्वाइस, सॉरी, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब। इसको वही बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करना है हमें टोंग्स के पेयर की हेल्प से बर्निंग फ्लेम के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गई है, PbO प्लस 4NO2, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। अब याद रखना, ब्राउन कलर की फ्यूम, धुआं जिसको हम बोल सकते हैं, धुआं निकल रही, कैसे कलर की, ब्राउन। ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन सी होंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमेशा रिमेंबर रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमेशा कौन सी फ्यूम्स देंगी, ब्राउनिश कलर की। ठीक है, तो जो रिएक्शन हुई है वो किस टाइप की रिएक्शन हुई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम उसको हीट, वही थर्मल डीकम्पोजिशन है, हीट इट
it will form PbO, lead oxide plus nitrogen dioxide and plus में oxygen. Okay, so today we will read till here and बाकी का हम कल करेंगे. ठीक है, so please read it, please listen it carefully, and if you have any doubts please comment me in the comment section. Okay, so take care, bye bye guys.